नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनली एग्ज़ाम पे स्वागत है। देखिए, हम सभी फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे कि जो हमारे पास हमारे यहाँ पे जो संविधान का जो निर्माण हुआ भारत में 1947 के बाद कि भारत को चलाने के लिए जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ है, उसके पीछे बनने के पीछे जो प्रक्रिया, जो शुरुआत, ये बोल सकते हैं कि भारत में जो केंद्रीय सत्ता का विकास का शुरुआत बहुत ही लंबे समय तक हुआ, बहुत ही पहले शुरू हो चुका था। तो हम उसके पहले भारत में जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था था उसको जानना जरूरी था। तो पहले पार्ट में आपको बताएं कि जो ब्रिटिश शासन था ना, उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो कंपनी का शासन जो था 1773 से लेकर 1853 तक को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स था, है ना। उसमें बहुत सारे जो कानून थे जो इम्प्लीमेंट हुए। दूसरे पार्ट है कि क्राउन का शासन, है ना, जो 1857 के बाद से शुरुआत होता है भारत में, क्योंकि 1857 में जो सिपाही रिवोल्ट हुआ था ना, सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके कारण बहुत ही बड़ा बदलाव आया था, है ना। तो आज हम सभी पढ़ेंगे 1857 के बाद के भारत के बारे में, है ना। तो भारत शासन एक्ट 1858 जो आया था, जिसे 1858 का चार्टर अधिनियम भी बोलते हैं। इसको बोला गया एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया, है ना, क्योंकि लोगों को लगता था, यहाँ के लोगों को लगता था कि जो सिपाही रिवोल्ट के बाद जो अब शासन है, ब्रिटिश शासन है, वो कुछ हमारे लिए अच्छा करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला गया। तो उस टाइम जो ब्रिटेन का जो क्राउन का हेड थे, उनका नाम था विक्टोरिया, है ना। प्रधानमंत्री थे वहाँ पर पामेर स्टोन, जो ब्रिटेन का था। प्रेजेंटेड बाय कौन था? लॉर्ड स्टैनली था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 तक रहा, है ना। लेकिन इनका पद को बाद में बदल कर गवर्नर जनरल से वाइसराय कर दिया गया, है ना। इस एक्ट की घोषणा जो है 1 नवंबर, जो कौन सी एक्ट की, जो भारत शासन एक्ट 1858 था, उसका घोषणा हुआ 1 नवंबर 1858 शाही दरबार इलाहाबाद में लगाया गया था। इसमें भारतीय शिक्षित वर्ग के द्वारा भारतीय मैग्ना कार्टा कहा गया, है ना। जो भारत के पढ़े लिखे लोग थे वो 1858 के अधिनियम को क्या बोले? भारतीय मैग्ना कार्टा बोले। कारण क्या था? 1800 इसके पीछे आने का कारण क्या था? जो 1857 का जो एक्ट आया था, उसका 58 का जो एक्ट आया था, उसके पीछे कारण क्या था? 1857 का विद्रोह और कंपनी का नीति, है ना। प्रावधान क्या क्या था इसमें, आइए जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति किया गया। लिक्विडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो नॉर्मल कंपनी था, है ना, उसमें बदला गया। पिट्स एक्ट के जो द्वैत शासन चला आ रहा था, है ना, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स होते थे, उसको समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय कहा जाने लगा। भारत का पहला वाइसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यही लॉर्ड कैनिंग था। नोट में सत्ता बदलने पर नाम भी बदल गया, है ना। वाइसराय जो अब था वो सम्राट द्वारा नियुक्त होता था, है ना। यह जो था, यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करता था। वाइसराय किसको रिपोर्ट करता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसको हिंदी में भारत सचिव बोलते थे। और ये भारत सचिव रिपोर्ट करता था किसको? ब्रिटिश संसद को। ब्रिटिश संसद किसको रिपोर्ट करता था? क्राउन को, है ना। भारत का सचिवालय है जो यूके में बनाया गया। दूसरा, यह भारत के मामले का सर्वाधिक बड़ा निकाय था, जिसका प्रमुख भारत सचिव था। भारत सचिव कैबिनेट मंत्री स्तर का था। भारत का प्रथम सचिव कौन था? लॉर्ड स्टैनली था। अब देखिए, भारत में कौन था? वाइसराय। और वाइसराय रिपोर्ट किसको कर रहा था? भारत सचिव जो यूके में था। और भारत सचिव किसको रिपोर्ट करता था? संसद को। और संसद किसको रिपोर्ट करता था? क्राउन को रिपोर्ट करता था। इस तरीक़ा से एक सिस्टम बना हुआ था, है ना। भारत में अन्य क्या था? भारत में मुगल का समाप्त हो गया, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की समाप्ति हुई। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को डलहौजी लाया था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। भारतीय रियासतों का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप जो था, उसको भी बंद कर दिया गया, है ना। ये हस्तक्षेप नहीं करता था धार्मिक मामलों में। अब देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में जानते हैं। जब भारत परिषद अधिनियम 1861 आया, उस समय भी क्राउन कौन था? विक्टोरिया। क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक ब्रिटेन का क्राउन का हेड रहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1837 में ही बन गई थी और 1901 तक इन्होंने क्राउन के हेड को पद को संभाला ब्रिटेन में, है ना। उसके बाद है वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1856 से 1862 तक। प्रावधान क्या था? भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंदर क्या क्या प्रावधान था? तो पहला, पुनः विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ विधायी एवं न्यायिका का। देखिए, केंद्र केवल कानून बनाएगा, जो केंद्रीकरण में था, और केंद्र और राज्य कानून बनाएंगे। विकेंद्रीकरण होता है ना। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? जब केंद्र सिर्फ कानून बनाए उसको केंद्रीकरण बोलते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? केंद्र और राज्य कानून बनाते हैं। आज भी हमारे देश में देखिए, जो संविधान के अंदर 3 सूची है। केंद्रीय मतलब ये आपका
संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची है और तीसरा समवर्ती सूची है। देखिए समवर्ती सूची पर दोनों केंद्र और राज्य से कानून बनाते हैं, जबकि केंद्र जो संघ सूची उस पर केंद्र बनाता है सिर्फ कानून, और जो आपका राज्य सूची उस पर राज्य कानून बनाता है ना। इस तरीके से आज भारत क्या है, डिसेंट्रलाइज हो चुका है, मतलब विकेंद्रीकरण है भारत में, है ना। उसके बाद देखिए 1733 व 1833 के द्वारा विकेंद्रीकरण जो प्रारंभ की प्रवृत्ति को कम किया गया है ना। दूसरा, मद्रास बम्बई की विधान परिषद को विधायी या विधायिका शक्ति प्रदान की गई। तीसरा, 3 नवीन प्रांतीय विधान परिषद या विधायी विकेंद्रीकरण किया गया। पहला बंगाल, दूसरा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो 1866 में बना, और तीसरा पंजाब, है ना। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के कारण जो न्याय विकेंद्रीकरण हुआ उसमें बोला गया मद्रास हाईकोर्ट बनाया गया, बम्बई हाईकोर्ट बनाया गया और कलकत्ता हाईकोर्ट बनाया गया, है ना। जिसमें देखिए किसके द्वारा बनाया गया, विक्टोरिया के द्वारा बनाया गया, है ना, जिसमें 1862 में बना। इनका नाम आज भी यही है ना। तो आज भी देखिए मद्रास हाईकोर्ट ही है। मद्रास हाईकोर्ट कहाँ है, चेन्नई में, बम्बई हाईकोर्ट मुंबई में, कलकत्ता हाईकोर्ट कोलकाता में, है ना। इस समय 4 निकाय थे। देखिए भारत सचिवालय जो यूके में था, 22 राज्य कार्यकारी परिषद जो इंडिया में थी, केंद्रीय विधान परिषद जो इंडिया में थी, प्रांतीय विधान परिषद इंडिया में थी। इन्हीं 4 निकायों से भारतीय संविधान प्लस संसद बने हैं। 4 निकाय में धीरे धीरे भारतीयों को जोड़ा जाएगा, है ना, जो कहा गया था। अब देखिए 22 राज्य की कार्यकारी परिषद जो है उसके और केंद्रीय विधान परिषद जो विधायिका था, ना, जो कार्यकारी परिषद था 1833 एक्ट में चौथा सदस्य जुड़ा था कौन, मैकाले, है ना, जिसमें 5वां सदस्य जुड़ा जो फाइनेंस के रूप में, और छठा सदस्य कौन था 1874 में पब्लिक वर्क के लिए जोड़ा गया। अब देखिए केंद्रीय विधान परिषद जो विधायिका बनाता था उसमें कौन कौन था, उसमें था पहला, परिषद में गवर्नर द्वारा न्यूनतम अधिकतम 12 सदस्य नामित किए जा सकते थे। आधे सदस्य के गैर सरकारी होने चाहिए थे, जिसमें इंडियन और ब्रिटिश दोनों हो सकते थे। पहली बार गैर सरकारी सदस्य के रूप में 3 भारतीयों को जोड़ा गया। 3 भारतीय जो थे वो 22 राय के द्वारा जोड़े गए 2 साल के लिए, है ना। पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह को जोड़ा गया, इसमें नरेंद्र सिंह को जोड़ा गया, बनारस के राजा देवनारायण सिंह को जोड़ा गया और सर दिनकर राव को जोड़ा गया, है ना। उसके बाद देखिए कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत माना जाता है इसको। उसके बाद है 22 राय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। कितने दिन के लिए, 6 माह की अवधि के लिए। लॉर्ड कैनिंग की विभागीय व्यवस्था 1858 को मान्यता एक प्रकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ही थी। भारत में विभागीय व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग को। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बताना ये जरूरी है कि ईस्ट इंडिया स्टॉक डिवाइडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1833, ईस्ट इंडिया स्टॉक लाभांश विमोचन अधिनियम 1873 में आया था ना। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 जून 1874 को समाप्त हो गया। अब देखिए शाही उपाधि अधिनियम 1876, इसमें क्या था, जो रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 था, इसमें कहा गया कि ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी या रानी बनी तथा रानी विक्टोरिया को भारत में कैसर हिंद की उपाधि मिली। कार्यकारी परिषद में इसे 6वें सदस्य की नियुक्ति पब्लिक वर्क 1861 प्रावधान में था, है ना। 28 अप्रैल 1876 को विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी या फिर रानी बनाने का निर्णय लिया गया। इस समय प्रधानमंत्री कौन था, डिज़रायली था। घोषणा कब हुआ, 1877 के दिल्ली दरबार में 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन द्वारा की गई। दरबार लगाकर कहाँ लगाया गया था, तो दिल्ली में। उसके बाद देखिए विक्टोरिया को कैसर हिंद उपाधि दी गई, है ना। उसके बाद देखिए 22 कौन था, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक भारत में रहा। 3 दिल्ली दरबार लगे हैं। पहला 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। इस समय भारत में अकाल पड़ा था, 55 लाख लोग मर गए थे इस समय, है ना। 1876 से जो 1878 तक भारत में सबसे बड़ा जो अकाल पड़ा था उसमें 55 लाख लोग मर गए थे ना। जिसमें से क्योट आया, मतलब नैरो फ्यूडल वाइट रोम बर्जन, जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था ना। ये कोट कौन सा आया था, इसी में कोट आया था, नीरो फ्यूडल वाइट रोम बर्न्स, जब रोम जल रहा था तब नीरो क्या कर रहे थे, बांसुरी बजा रहा था, है ना। पहले दिल्ली दरबार के परिप्रेक्ष्य में इसको कहा गया था, है ना। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लगा, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, है ना। एडवर्ड राजा था उस समय, कौन राजा था, एडवर्ड, है ना, क्योंकि 1901 तक ही जो है रानी विक्टोरिया क्राउन की हेड थी। तीसरा जो है 1911 में लगा, उस समय जॉर्ज पंचम मैरी भारत आए थे, है ना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग भारत परिषद अधिनियम
1892 का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1892 का क्या था, क्राउन इस समय, क्राउन का हेड कौन था, विक्टोरिया। 1837 से 1901 तक वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड लैंसडाउन था ना। 1888 से लेकर 1894 तक। इस समय देखिए बैकग्राउंड क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में किया जा चुका था। डफरिन के शासनकाल, अब हर एक्ट में कांग्रेस की भूमिका होगी, ऐसा कहा गया था। अब देखिए गवर्नर की कार्यकारी परिषद जो थी वो था, अब केंद्रीय विधान परिषद व प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्र में कम से कम 10 गैर सरकारी व 16 सदस्य अधिकतम हो सकते थे। भारतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों हेतु एक प्रकार की निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया। बजट व लोकहित मामले में 6 दिन की पूर्व सूचना पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न करने के लिए 6 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता था, है ना। भारतीयों को अभी मतदान का अधिकार नहीं था, न ही पूरक प्रश्न, न ही बहस करने की अनुमति थी, न ही प्रस्ताव पेश करने का अधिकार था। अब देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909, पार्लियामेंटो सुधार बोला जाता है इसको, पार्लियामेंटो सुधार 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1909। तो बोला जाता है किस अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार बोला जाता है, तो यह था आपका भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें भारत सचिव कौन था, मॉर्ले था। 1905 से लेकर 1910 तक भारत का भारत सचिव रहा, है ना, मॉर्ले, और वाइसरॉय कौन था, मिंटो द्वितीय। इसलिए ये दोनों के नाम पर पड़ा मॉर्ले मिंटो एक्ट, है ना। समिति का काम कर, समिति में कौन कौन था, जॉर्ज अरोंडेल समिति की सिफारिश पर मॉर्ले मिंटो सुधार को लागू किया गया था। कारण क्या था, 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया था। जब बंगाल को विभाजन किया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वाइसरॉय कौन था, माफ कीजिएगा, क्योंकि 1858 के बाद वाइसरॉय था भारत में, है ना, तो उस समय लॉर्ड कर्जन था। कांग्रेस द्वारा होम रूल की मांग की गई थी कब, 1906 में। होम रूल क्या था, होम रूल का मतलब था सरकार जो है उच्च स्तर होना चाहिए और निम्न स्तर होना चाहिए। निम्न स्तर का मतलब था स्थानीय सरकार को कांग्रेस द्वारा चलाए जाने की मांग की गई थी, जिसको होम रूल कहा गया, है ना। मुस्लिम लीग ने 1906 में, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। कहाँ पर हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में ढाका में हुआ था ना। प्रावधान व महत्व जानते हैं मॉर्ले मिंटो एक्ट या अधिनियम के बारे में, है ना, या भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों का प्रवेश हुआ, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिंह विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई, है ना। भारतीय सचिव परिषद जो लंदन में पहली बार 2 भारतीयों का प्रवेश मिला, के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलगामी, है ना। उसके बाद भारतीयों को बजट में पूरक प्रश्न करने, बहस करने, मतदान करने, प्रस्ताव पेश करने का अधिकार मिला। पहली बार चुनाव करने का प्रावधान मिला। अब देखिए मिंटो द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या निर्वाचन मंडल या कम्युनल अवार्ड दिया गया, है ना, किसके लिए, मुस्लिम वर्ग हेतु, है ना। फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर। इसका मतलब यह था कि कुछ सीट पर मुस्लिम लड़ सकते थे और उस पर केवल मुस्लिम वोटर ही वोट कर सकते थे। तो इसी को कहा गया कम्युनल अवार्ड या निर्वाचन मंडल या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जो मॉर्ले मिंटो द्वारा लाया गया था, जो फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ाने वाला था, है ना। तो इसका एक कमी था, ड्रॉबैक था, इंडिया के नज़रिए से सबसे खतरनाक ड्रॉबैक था। इस एक्ट को उदार निरंकुशता वाला अधिनियम भी कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक चुनाव का जनक किसे माना जाता है, तो मिंटो को माना जाता है। अब देखिए भारत शासन अधिनियम 1909 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के बारे में जानते हैं। इसमें था क्राउन कौन था, जॉर्ज पंचम 1910 से लेकर 1916 तक रहे हैं। भारत सचिव कौन था, मॉन्टेग्यू, और वाइसरॉय कौन था, चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक। तो मॉन्टेग्यू जो भारत सचिव था और वाइसरॉय चेम्सफोर्ड, इन्हीं दोनों के नाम पर 1919 के सुधार को क्या बोला जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत शासन अधिनियम 1919 बोला जाता है। इसमें क्या प्रावधान था, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका या द्वैध शासन अलग है ना। राज्य परिषद जिसे उच्च सदन बोला गया और विधानसभा जिसे निम्न सदन बोला गया। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, विधानसभा में 144 होते थे, है ना। 60 सदस्य जहाँ पर होते थे राज्य परिषद में, उसमें निर्वाचन 34 पर होता था, जबकि मनोनयन 26 का होता था। जबकि विधानसभा में निर्वाचन 104 का होता था और मनोनयन 40 का होता था। मतदान जो होता था प्रत्यक्ष होता था, प्लस लिमिटेड मताधिकार था, महिलाओं को मताधिकार था, है ना। उसके बाद देखे है इसमें बोला गया कि करने वाले ये शिक्षितों को संपत्ति वाला ही लोग थे इसमें, है ना। इनको मत देने का अधिकार केवल था। देखिए किसको था, जो आपको शिक्षित वर्ग थे या संपत्ति वाले थे उन्हीं को मत देने का अधिकार था। आगे बात करते हैं
राज्यों या प्रांतों में द्वैध शासन या शक्ति दो भागों में बांटा गया, उत्तरदायी शासन बनाए गए। पहला जो था आपका ब्रुक या डायरकी द्वैध शासन, लियोन्स कर्टियस इसका जन्मदाता है ना। विषयों का विभाजन किया गया डायरकी में, आरक्षित शक्ति और हस्तांतरित शक्ति। आरक्षित शक्ति का किसके द्वारा संचालन होता था? वाइसराय परिषद के द्वारा, जिसमें विषय था राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस। जबकि हस्तांतरित शक्ति में विषय था स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी और राज्य में द्वैध शासन था। अब देखिए प्रत्यक्ष मताधिकार इसमें लागू हुआ, महिला मताधिकार दिया गया, जिसके पास कर देने का अधिकार था, संपत्ति था, शिक्षा के आधार पर, तीनों के आधार पर है ना। ली आयोग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग का 1926 में गठन किया गया है ना। CAG की नियुक्ति का प्रावधान हुआ। अब गवर्नर परिषद में 6 में सदस्य भारतीय होंगे है ना। केंद्र व राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का आधार बढ़ाया गया। मुस्लिम के साथ साथ अब सिख, ईसाई और एंग्लो भारतीय के साथ साथ यूरोपियों के लिए भी। अब देखिए भारतीय सचिव वेतन भारत से नहीं, भारत सचिव का वेतन भारत से नहीं, भारत सचिव का नाम परिवर्तन करके भारत उच्च आयुक्त कर दिया गया। 8 फरवरी 1921 को नरेश मंडल का निर्माण है ना। इसमें 121 देशी रियासतों के राजकुमार थे है ना, उनके द्वारा किया गया था। अब नवंबर 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ। किसके आधार पर? 1919 के अधिनियम के अवलोकन के लिए है ना। जो 1919 में जो आपका अधिनियम बना था है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 या भारत शासन अधिनियम 1919, उसके अवलोकन के लिए, जांच के लिए 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन 1927 के नवंबर में भारत में आया था। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में जाते हैं। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि इसका बहुत सारा जो पार्ट्स है हमारे संविधान में, इसको कंक्लूड किया गया। तो देखिए क्राउन जो कौन था यहाँ पर? जॉर्ज पंचम थे। वाइसराय कौन था? वेलिंगटन था। 1931 से लेकर 1936 तक भारत में रहा। इस अधिनियम में नहीं था, क्या क्या नहीं था? प्रस्तावना नहीं था, लिखित संविधान नहीं था, मौलिक अधिकार नहीं था, मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसके अंदर प्रावधान क्या था? तो देखिए सबसे पहले जानते हैं, मील का पत्थर कहते हैं इस अधिनियम को, क्योंकि संविधान के बहुत सारे प्रावधान इस अधिनियम से लिए गए थे। 14 भाग था इस अधिनियम में, 321 धाराएं थी, 10 अनुसूची थी है ना। अब देखिए यहाँ पर तीसरा है अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया गया। 11 प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी बनाए गए थे। साथ में देशी रियासत थे है ना। देशी रियासत चाहते तो इसे संघ में मिले या न मिले, देशी रियासतों नहीं मिले है ना, या नहीं मिले, उनका जो चाह था वो कर सकते थे। उसके बाद है संघ नहीं बना, इसमें संवैधानिक निरंकुशता वाला एक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है देखिए इसमें देशी रियासत हिस्सा नहीं बने, इसलिए भारतीय संघ नहीं बन पाए। और यही कारण था जब देशी रियासत भारत के संघ का हिस्सा नहीं बने, इसलिए इसे संवैधानिक निरंकुशता वाला एक्ट भी कहते हैं। संघ सूची प्लस संवर्ती सूची प्लस राज्य सूची प्लस अपशिष्ट सूची को इसमें जोड़ा गया, संघ शक्तियों का विभाजन करके। अब देखिए प्रांत में जो द्वैध शासन की समाप्ति, राज्यों में प्रांतों में 1937 में चुनाव हुआ है ना। क्या कर दिया गया? द्वैध शासन का समाप्त करके राज्यों में कर दिया गया, और प्रांतों में 1937 में चुनाव हुआ। भारत परिषद का अंत कर दिया गया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार मुस्लिम के साथ साथ दलित व महिला व मजदूर के लिए किया गया। प्रांतों में लोक सेवा आयोग का आरंभ हुआ, स्थापना हुआ 1935 एक्ट के द्वारा है ना। संघीय न्यायालय के प्रावधान अब इस तरीके से कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे लोकल कोर्ट होता था। 1937 में दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है ना। सुप्रीम कोर्ट जो वर्तमान वाला है उसे सर मॉरिस गुएर पहला CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिटायर होने का उम्र क्या था? 65 वर्ष की आयु। सम्राट नियुक्त करता था। जब भारत में जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता था उसको कौन नियुक्त करता था? तो सम्राट। कहाँ का? भारत का नहीं है ना, जो ब्रिटेन का था। कौन था उस टाइम? जॉर्ज पंचम। बरार को मध्य प्रांत में मिलाया गया। मताधिकार का विस्तार 10% कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल सदस्य की संख्या जो था वो राज्यसभा में 260 कर दिया गया और लोकसभा में 375 कर दिया गया है ना। वोटिंग का सिर्फ होता था 10% पे, बाकी पे सांप्रदायिकता के द्वारा हो रहा था, और फिर प्रत्यक्ष व सीमित मताधिकार तीनों इसमें शामिल था है ना। चुनाव जो किया जाता था सदस्यों को वो 3 तरीका से किया जाता था है ना।
उसके बाद है आपका देखिए इसमें पहले जो इसमें था राज्यसभा में कितना सीट था, 60 था, जिसे 260 कर दिया गया। लोकसभा में पहले 144 था, जिसे 375 किया गया। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। आपातकालीन का प्रावधान लागू किया गया। इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश का अधिकार इसमें शामिल किया गया। अब देखिए जो इसमें कथन है, इस अधिनियम को लेकर कहे जाते हैं अनेकों ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी इसको बोला गया है। किसके द्वारा बोला गया? नेहरू जी के द्वारा। और साथ ही बोला गया दास्ता का नया अधिकार पत्र, ये भी किसके द्वारा बोला गया था? नेहरू जी के द्वारा। नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। उसके बाद है यह अधिनियम आर से लोकतांत्रिक परंतु ऊपर से लोकतांत्रिक परंतु अंदर से खोखला है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बोला गया। यह अधिनियम ऊपर से लोकतांत्रिक परंतु अंदर से खोखला, किसके द्वारा क्या बोला गया? ये बात मदन मोहन मालवीय के द्वारा बोला गया था ना। अब देखिए संविधान सभा जो भारत में निर्माण हुआ उसके बारे में जानते हैं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पहली बार सिद्धांत के रूप में संविधान सभा की बात कही गई थी, है ना। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका में लिख दिया गया कि भारतीय ही भारत का संविधान बनाएंगे। उसके बाद है देखिए 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग की गई थी। 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई। 1936 में नेहरू के द्वारा संप्रभु और वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा का मांग किया गया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार ब्रिटेन ने संविधान सभा की मांग मानी। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा निर्वाचित संविधान की मांग स्वीकार की गई। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। अब देखिए कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1940 को भारत में आया था, है ना, भारत में आया, उसके बारे में जान लेते हैं। इसी के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। उस समय राजा कौन था? जॉर्ज 6 थे, है ना। 1936 से 1952 तक ब्रिटेन का राजा थे। प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। 1945 से 1951 तक कौन सा पार्टी से बिलोंग करता था? लेबर पार्टी के द्वारा, है ना। यह एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था जिसका अध्यक्ष कौन था? पैंथिक लॉरेंस था। सदस्य कौन था? पैंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। भारतीय सचिव कौन था? इसका कैबिनेट स्तर का मंत्री होता था, है ना। जो पैंथिक लॉरेंस था वो भारतीय सचिव था, जिसे कैबिनेट स्तर का मंत्री भी कहा जाता है। कैबिनेट मिशन से संविधान सभा की पूरी रूपरेखा तैयार की गई। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही देखिए संविधान सभा का गठन हुआ। सदस्य संख्या जो 389 सीट था उसको निर्धारित किया गया। आधार क्या था? जनसंख्या जो था प्रति 10 लाख पर एक सीट, है ना। इन सीटों को 3 भागों में बांटा गया, सामान्य, मुस्लिम और सिख, है ना। जिसमें चुनाव हुआ था कितना को? 296 सीट के लिए राज्यों से चुनाव हुआ था, जिसमें सामान्य वर्ग के लोग थे 213, मुस्लिम वर्ग के लिए थे 79 और सिख से 4 थे, है ना। चुनाव नहीं हुआ 93 सीटों के लिए। क्यों? क्योंकि 93 सीटें देशी रियासतों से संबंध रखते थे ना, देशी रियासतों वाला था, जिसमें राजा महाराजा राजकुमार हो सकते थे जिसके सदस्य, है ना। अब देखिए जो 296 सीट हुआ था उसमें आपका था पहला 294 प्रांतों के पास यहाँ विधान परिषद है ना। और उसके बाद था आपका 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के पास जो केंद्र शासित प्रदेश की तरह थे उनसे चुना गया था। कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था? दिल्ली था, कुर्ग जो कर्नाटक का था, तीसरा बलूचिस्तान था और चौथा अजमेर था। देखिए प्रांतीय विधान परिषद के द्वारा 294 सीटों का चुनाव हुआ, जिसमें एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था। चुनाव जो था अप्रत्यक्ष था। उसके बाद था वयस्क मताधिकार के द्वारा आंशिक निर्वाचन या सीमित मताधिकार के द्वारा सीमित, सार्वभौमिक नहीं है ना। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली, है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।